जब तेजस ने दरवाजा बंद किया तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वह जल्दी से अपने बेडरूम में गया, बिस्तर पर लेट गया और अपने छोटे स्टोरेज बैग को बाहर निकाला। बैग से उसने सभी सिक्के निकाल दिए जो चमकदार थे और तीव्र मौलिक ऊर्जा से भरे हुए थे। सिक्के गिनने के बाद उसने सभी को सावधानीपूर्वक बैग में वापस रख दिया। वह ध्यान लगाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। आज की घटनाएं, विशेषकर आन्या की मुस्कान और उसकी उदासी की छवि, उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थीं। वह एक अजनबी थी, फिर भी उसकी चिंता और देखभाल ने उसे छू लिया था। शायद यह वही भावनात्मक जुड़ाव था जो रिश्तेदारी की भावना से उपजा था। तेजस की चिंताओं में एक प्रमुख सवाल था, क्या वह अपनी पत्नी को इस जीवन में भी पा सकेगा? और यदि वह मिलेगी तो क्या उसका दिल वही रहेगा जो पिछले जन्म में था? डेमन कॉन्टिनेंट जैसी जगह पर उसे अपनी पत्नी के राक्षस रूप में पुनर्जन्म लेने की चिंता नहीं थी, लेकिन उसकी व्यक्तित्व में बदलाव का डर था। अब ऐसा लग रहा था कि भाग्य उसकी मदद कर रहा था। आन्या का रूप और स्वभाव भले ही बदला हो, लेकिन उसकी दयालुता और सुंदरता वही थी। अगर वह एक मानव जागीरदार थी तो उसका कोई दानव वंश था, यह स्पष्ट था। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता था? तेजस की पत्नी पिछले जीवन में एक आत्मा जानवर थी, एक नर्म हड्डी वाली खरगोश जिसने मानव बनने के लिए 1,00,000 साल तक साधना की थी। तेजस को ऐसे बदलावों की कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसकी एकमात्र भावना उत्साह थी। आन्या को फिर से देखना और उसकी उपस्थिति और दयालुता को महसूस करना अद्भुत था। उसे अभी खुद को मजबूत बनाने की जरूरत थी। जब वह पर्याप्त शक्तिशाली होगा, तभी वह आन्या के पास रहने, उसकी रक्षा करने और उसे अपनी पत्नी बनाने का अधिकार पाएगा। फिर वे सच में एक परिवार के रूप में फिर से जुड़ सकेंगे। यद्यपि यह कार्य कठिन था और रास्ता लंबा था, 1,000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है और आज मिलना भी वही पहला कदम था। धीरे धीरे उसका दिल शांत हुआ और उसकी उत्साह की जगह ध्यान और साधना का दृढ़ संकल्प ले लिया। आन्या को देखना उसकी साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा बन गई। वह अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और ध्यान में खो गया। उसने तय किया कि आज रात उसे जैन की रक्तरेखा की सारी शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करना होगा और अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को अगले स्तर पर ले जाना होगा। एक बार जब वह जैन की रक्तरेखा की सारी शक्ति को अवशोषित कर लेगा, तो रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा 5वें क्रम के मध्य स्तर तक पहुंच जाएगी और विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन छाप भी 5वें क्रम के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगी। इस प्रकार कड़ी मेहनत की एक रात जल्दी ही समाप्त हो गई। अगले दिन की कक्षाएं सामान्य रूप से चलने लगीं। सुबह की शारीरिक ट्रेनिंग में तेजस ने स्वेच्छा से अपने वजन को बढ़ाया और मोहन युवराज के कहने पर भी 10 अतिरिक्त वजन नहीं उठाया, बल्कि पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। तेजस की दृढ़ निश्चयी आंखों को देखकर मोहन युवराज ने उसे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं की। जब तेजस पसीने से तरबतर लौटा तो वह पीछे नहीं था। इस बार उसने 8वां स्थान प्राप्त किया था। चूंकि यह उसका केवल दूसरा प्रशिक्षण सत्र था, उसके साथ ही एक बार फिर हैरान थे। दोपहर के भोजन के बाद तेजस ने विवेक को ढूंढ निकाला। बड़े भाई, मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूं। तेजस ने विवेक से कहा, तुम एक मिशन शुरू करना चाहते हो? क्या कुछ जल्दी है? विवेक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तेजस ने सिर झुकाया। मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, यह सच है। हमें अपनी साधना के लिए विभिन्न संसाधनों की जरूरत होती है। जितने अधिक संसाधन उतनी ही तेजी से प्रगति। तुम किस प्रकार के कार्य में रुचि रखते हो? तेजस ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, मैं अकादमी में एक स्पैरिंग पार्टनर बनना चाहता हूं। विवेक चौंक गया। तुम काली अकादमी में एक स्पैरिंग पार्टनर बनना चाहते हो? यह राक्षसों का शिकार करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन राक्षस छात्रों का कभी कभी खुद को रोक पाना मुश्किल होता है, और विंड ब्लेड पर तुम्हारा नियंत्रण। तेजस ने कहा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन स्पैरिंग पार्टनर बनने से होने वाली आय काफी अधिक लगती है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। विवेक ने कुछ देर विचार किया, फिर सिर हिला दिया। तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं इस बारे में टीचर से बात करूंगा। ठीक है। तेजस ने समझदारी से सिर हिलाया। स्पैरिंग पार्टनर बनना एक सुविचारित निर्णय था। इससे तेजस को अधिक राक्षसों का सामना करने का मौका मिलेगा।
उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की मौजूदा महारत और साधना तथा राक्षसों की रक्तरेखा ऊर्जा के बीच समझ के साथ वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा को महसूस किए बिना निगलने में सफल हो सकेगा। हालांकि थोड़ी मात्रा में रक्तरेखा ऊर्जा से बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वह बहुत अधिक ऊर्जा एकत्रित कर सकेगा, जो निस्संदेह उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना को गति देगा। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की भक्षण शक्ति तेजस के लिए साधना का एक उत्कृष्ट शॉर्टकट थी। वह 5वें क्रम पर पहुंच चुका था, जबकि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति 6थे स्तर पर थी। उसकी आत्मरक्षा और अपने वास्तविक स्तर को छुपाने की क्षमता ने उसे अत्यधिक लाभ पहुंचाया। अब उसे खुद को तेजी से सुधारना और अपनी साधना को उच्च स्तर तक ले जाना था। काली अकादमी में दाखिला लेने वाले राक्षस छात्र शुद्ध रक्त रेखाओं वाले परिवारों से थे, जबकि पवन भेड़िया कबीला केवल 4थे स्तर का था। पवन भेड़िया राजा की शुद्ध रक्त रेखा ने तेजस को बहुत लाभ पहुंचाया था। उच्च स्तर की शक्तिशाली रक्त रेखाओं के बारे में सोचकर स्पैरिंग पार्टनर के रूप में कार्य करना उसके लिए साधना का सबसे अच्छा तरीका था। जहां तक विभिन्न राक्षसी देव परिवर्तन छापों का सवाल है, जिन्हें वह भक्षण के माध्यम से प्राप्त करता था, उसे उन्हें त्यागने या आत्मसात करने का विकल्प भी मिलता था। विवेक तुरंत गौतम को खोजने चला गया, लेकिन तेजस को आश्चर्य हुआ कि दोपहर की कक्षाओं से पहले मिलने आया व्यक्ति गौतम नहीं, बल्कि उसका अपना मास्टर मेयर था। छोटे तेजस, मेरे साथ आओ। अभय राव ने तेजस को बुलाया और उसे अपने कमरे में ले गए। तेजस ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मास्टर, आप यहां क्यों हैं? अभय राव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने गौतम से सुना है कि तुम काली अकादमी में स्पैरिंग में भाग लेना चाहते हो। इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तेजस ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों में मैंने राक्षसों और उनकी रक्त रेखाओं, विशेषकर उनके स्तरों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने रक्त रेखा छापों की तुलना की है और पाया है कि वे अपेक्षाकृत कमजोर हैं, ज्यादातर 4थे क्रम के दानव कुलों से संबंधित हैं। मजबूत बनने के लिए मुझे अधिक शक्तिशाली रक्त रेखाओं को अवशोषित करना होगा। काली अकादमी इस मामले में सबसे उपयुक्त विकल्प है। अभय राव ने गंभीरता से कहा, लेकिन इस प्रकार का प्रयास काफी जोखिम भरा हो सकता है। अगर तुम फंस गए तो इसके परिणामों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। मैं उजागर नहीं होऊंगा गुरु, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही मैं उनकी रक्तरेखा ऊर्जा को अवशोषित कर लूं, मैं मात्रा को पूरी तरह नियंत्रित करूंगा। यह केवल थोड़ी मात्रा में होगा और वे इसे महसूस भी नहीं करेंगे। अभय राव ने सलाह दी, अति उत्साही मत बनो, निरंतर सुधार ही सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में तुम अकेले नहीं हो जो अपनी साधना के बारे में सोचते हो। मैंने भी इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। अगर तुम्हारी साधना पद्धति तुम्हें ईश्वरीय स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, तो यह पूरी मानवता के लिए एक क्रांति होगी। मैंने पहले ही रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना के लिए संभावित बच्चों की खोज शुरू कर दी है, यह देखने के लिए कि क्या यह संभव है। अगर यह संभव हो गया तो इसका प्रभाव अत्यधिक विशाल होगा। आपने पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया है? तेजस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे याद था कि अभय राव ने कहा था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को गोपनीय रखना आवश्यक है।